स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? आज हम लेके आए हैं डिमांड एंड सप्लाई। देखिए आज टॉपिक अपना डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम ऑलरेडी जो है वो दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उन वीडियो की जाके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। डिमांड, देखिए डिमांड का मतलब क्या हो गया। अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की बात करें, तो ये टॉपिक बोलता है कि हमको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, हम क्यों डिमांड करते हैं। भाई हमको क्यों चाहिए डॉलर, है ना। रुपए में हमारा काम चल रहा है तो हमको डॉलर क्यों चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे जो हमको बताते हैं नहीं भाई डॉलर बड़ा जरूरी है। अगर डॉलर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें हम कर ही नहीं पाएंगे। भाई डॉलर नहीं होगा तो हम कैसे दूसरे देशों से ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रेड करेंगे, घूमने कैसे जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, या फिर अगर हमको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो हम कैसे करेंगे। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किस में होती है, डॉलर्स में होती है। अगर डॉलर्स नहीं हुआ ना बेटा तो क्या होगा, फिर आप अपने में रह जाएंगे, अपने ही देश में खाएंगे, अपने ही देश में जो है सब कुछ काम करेंगे, लेकिन दूसरे देश से हम कॉन्टेक्ट ही नहीं रख पाएंगे। और आज प्रेजेंट सिनारियो के अंदर में ये चीज संभव नहीं है। अगर आप दूसरे देश, देखो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हर किसी देश के पास सब कुछ चीजें नहीं पाई जाती है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे पास नहीं है, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी की कमी है और कैपिटल की कमी है। तो हमको क्या चाहिए, हमको सर विदेशों की हेल्प चाहिए। हमको बाहर सामान बेचना पड़ेगा, बाहर से पैसा कमाना पड़ेगा, बाहर के लोग आए, देश में इन्वेस्ट करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, फैक्ट्री लगाएं, टेक्नोलॉजी लेके आए, कितनी सारी चीजें होंगी। तो अगर ये सारी चीजें हमको करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डॉलर तो चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर डॉलर हमको क्यों चाहिए। यहाँ पर सिंपल बोलता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू मेक पेमेंट, एक शब्द है यहाँ पर टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। देखिए अगर आपको पेमेंट करनी है कि अगर आप चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और पेमेंट हम किस में करेंगे सर, अगर हम जिस बंदे से सामान खरीद रहे हैं, हम अमेरिका से, जापान से किसी सामान खरीद रहे हैं, तो हमको पेमेंट भी तो फिर ऐसी करेंसी पे करनी पड़ेगी ना जो वो एक्सेप्ट कर ले। तो हम डिमांड क्यों करते हैं, पेमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप बाहर से कोई सामान परचेज करते हैं, अगर हम बाहर से कोई सामान परचेज कर रहे हैं तो उसकी पेमेंट हम किस में करेंगे, उसकी पेमेंट हम डॉलर में करेंगे, इसलिए हमको डॉलर चाहिए होते हैं। टूरिज्म, घूमने के लिए जा रहे हैं अगर कहीं पर, देखिए इंडिया से भाई पैसा हो गया, अब पैसा कमा लिया, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, अब उस पैसे से हम चाहते हैं घूमने जाएं। अब भाई जो हमने पैसा कमाया है ना वो तो रुपए में कमाया है, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो तो वहां पर आपको डॉलर में खर्चा करना पड़ेगा। तो अब क्या करें, तो उसके लिए आपको डॉलर जो है वो चाहिए होगा। टूरिज्म हो गया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द रीपेमेंट ऑफ लोन, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, भाई किसी के पास इतना पैसा नहीं होता, हर कोई क्या करता है, पैसा उधार लेता है, बिजनेस करता है। उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और बाकी की बात करेंगे तो बाहर से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो जब हमने लोन लिया है, लोन लिया तो लोन को क्या करना पड़ेगा, रीपे भी करना पड़ेगा, लोन को चुकाना भी पड़ेगा। तो भाई जब हमने डॉलर में लोन लिया तो हमको उसकी रीपेमेंट भी किसमें करनी है, डॉलर में करनी है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको डॉलर की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, भाई किसी ने हमको लोन दिया और देके भूल गया, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। उसको पीरियोडिक बेसिस पे इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो उसने डॉलर में हमको लोन दिया क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, तो ये सारी की सारी किस में होती है, डॉलर्स में होती है। तो रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी हमको क्या चाहिए होते हैं, डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर्पस, इसका मतलब समझिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस। अगर हम बात करें, अगर हम बाहर देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, अडानी ग्रुप हो गया आपका, या और जो हमारे बिग प्लेयर्स हो गए, वो चाहते हैं दूसरे देश में इन्वेस्ट करना। तो जब दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको पेमेंट करनी, वहां पर पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो पैसा किस में लगाया जाएगा, वो डॉलर्स में लगाया जाएगा। अगर हम दूसरे देश में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, हाउस खोलना चाहते हैं, या फिर दूसरे देश के हम शेयर्स भी परचेज करना चाहते हैं, अगर लेट सपोज किसी कंपनी के हमको शेयर्स परचेज करने हैं, तो ये भी किस में होंगे सर, ये भी जो है डॉलर्स में हमको करने होंगे। ठीक है, तो इसलिए भी हमको क्या चाहिए होती है, डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट में बोलता है आपका, देखिए देखिए नेक्स्ट बोलते हैं रेमिटेंस। मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आप बाहर इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं, भैया इलाज तो करवा लिया, पेमेंट तो करनी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि इलाज करवा लिया और भाग गए वहां से, पेमेंट तो करनी पड़ेगी आपको। और पेमेंट आप किस में करोगे, सब पेमेंट करेंगे हम डॉलर्स में। उसके बाद रेमिटेंस एंड गिफ्ट्स, भाई बाहर कोई आपका सगा संबंधी रह रहा है तो उसको गिफ्ट देना चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड है बाहर तो उसको गिफ्ट देना चाहते हो, या फिर कोई भी है उसको गिफ्ट देना चाहते हो, तो कैसे दोगे भैया, गिफ्ट किसी को दो उस फॉर्म में दो जिसको उसको इस्तेमाल कर सके या जिसको वो यूज कर सके। आपने उसको रुपए में दे दिया, अगली क्या करेगी, खर्च ही नहीं कर पाएगी। लेकिन आप उसको डॉलर्स में गिफ्ट कर रहे हो, डॉलर में अगर पेमेंट कर रहे हो। उसके अलावा रेमिटेंस का मतलब क्या हो गया,
अगर कोई व्यक्ति अमेरिकन इंडिविजुअल यहाँ पर काम कर रहा है, या कोई सपोज अफ्रीका से, जापान से कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है, अब काम करने के बाद में उसको क्या होगा, अपनी फैमिलीज को पैसा भेजना है। जब फैमिली को पैसा भेजना है तो वो किस में भेजेगा, वो डॉलर्स में भेजेगा। यानी कि रेमिटेंस क्या हो गया आपका, रेमिटेंस का मतलब कोई व्यक्ति जब काम करता है, काम करके पैसा अपने घर भेजता है, तो वो क्या चलाता है, एक तरह से रेमिटेंस होता है। तो इंडिया में जो काम करने वाले लोग हैं वो बाहर पैसा भेजेंगे, ठीक है, तो वो पैसा किस फॉर्म में होगा, डॉलर के फॉर्म में होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, हम ये सोचें, अगर अज्यूम करें कि हमको लगता है यार आने वाले समय में ना डॉलर का रेट बढ़ने वाला है ना, मैं अज्यूम करता हूँ कि भाई मार्केट चल रहा है इस तरह से, है ना, अभी डॉलर जो है, अभी डॉलर रेट सपोज करो 82 का है, ओके, और मुझे ये ऐसा आभास हो रहा है भाई, इतना स्टडी करने के बाद भाई साहब आपको लगा कि ये डॉलर जो है ना 100 तक जाएगा, है ना, 100 तक जाएगा ये डॉलर जो है वो। यार आपको तो 18 रुपये का फायदा दिख रहा है यहाँ पर। आप ये सोचो यार, अगर मैं डॉलर की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट को मैं होल्ड कर लूँगा अपने पास, लेट सपोज मैंने $1000 अगर होल्ड कर लिए, $1000 मैंने अपने पास होल्ड कर लिए, तो जैसे इसका रेट बढ़ेगा मैं इसको बेच दूंगा और बेच के मैं मुनाफा कमा लूंगा, है ना। तो इस पर्पज़ के लिए भी क्या चाहिए होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पेकुलेशन कहा जाता है। तो इस काम के लिए भी लोग क्या करते हैं, डॉलर को अपने पास होल्ड करते हैं, डॉलर की डिमांड करते हैं। ओके, बात करते हैं, देखिए अब यहां पर नेक्स्ट बोलता है ये रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। देखिए और रिलेशनशिप की बात करते हैं। देखिए सारा टॉपिक जो लिखा है इसको मैं आपको करता हूं अच्छे से बोर्ड पे समझाता हूं। ये टॉपिक क्या है आपका, कुछ क्वेश्चंस भी है। इनवर्स रिलेशनशिप होता है एक्सचेंज रेट के अंदर में, और जब डिमांड बढ़ती है तो क्या होता है, व्हेन प्राइस डोमेस्टिक करेंसी फॉल। देखिए कुछ क्वेश्चन है, देख लेना बोर्ड पे लिखे, इसको मैं आपको क्या करता हूँ समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या बोलता है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है, देखिए ये बोलता है इनवर्स रिलेशन, जो पहला शब्द है इनवर्स रिलेशन शिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। देखिए ये बोलता है आपका इनवर्स रिलेशन है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है किसमें सर, एक्सचेंज रेट में एंड डिमांड में। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसको समझते हैं वैसे डायग्राम के थ्रू। ओके, अभी लेट सपोज करो हमारा ये, ओके देखिए, ओके ये हमारा R1 हो गया Q एंड दिस इज आर Q1। ओके, अभी क्या बोलता है, जैसे ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज करेगा, ओके एक्सचेंज रेट क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, R2 और R1। देखिए एक्सचेंज रेट बढ़ा तो इससे हमारी डिमांड क्या हो गई, वो कम हो गई। तो कहते हैं क्या, इसका स्लोप देखिए, इसका हम स्लोप की बात करें तो स्लोप की बात करें, ये क्या है आपका, ये है आपका डिमांड कर्व, ओके डिमांड कर्व। इसका स्लोप कैसा है, डिमांड कर्व का स्लोप है डाउनवर्ड, जो किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि जब एक्सचेंज रेट आपकी इंक्रीज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है ये कर्व हमारे सामने। ओके देखिए वाई डिमांड कर्व फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग, अभी हमने बात कर ली कि इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि डाउनवर्ड स्लोप होता क्यों है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। लेकिन हमको एक चीज समझ में आ रही है कि जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड जो है ना वो कम हो जाएगी, ओके, या फिर एक्सचेंज रेट कम होगा तो डॉलर की डिमांड क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। अभी हम समझते हैं ऐसा होता क्यों है। ओके समझते हैं एक बार, देखिए ऐसा होता क्यों है, समझिए। देखिए क्या बोलता है यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज, ये सब हो गया हमारा। द फॉरेन करेंसी डिमांड कर्व, ओके डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, हम इसकी बात कर चुके हैं, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ओके अब इसका रीजन यहाँ पर देखिए बताया गया है आपका, रीजन देखिए क्या बोलता है यहाँ पर। ओके देखिए रीजन विद एग्जांपल, let's suppose the price of foreign currency say US dollar rise from 1 USD to 55 to 66। मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको क्या बोलता है ये। देखिए $1 पहले 55 का था, अब ये इंक्रीज होके कितना हो गया, ये हो गया 66 रुपीज़ का। ओके यानी कि क्या हो गया, जहां पहले आपको $1 लेने के लिए 55 रुपीज स्पेंड करने पड़ते थे, अब $1 के लिए कितना होता है, 66 रुपीज स्पेंड करने पड़ रहे हैं। ओके अब देखिए इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी, बात करते हैं। देखिए यहां देखिए क्या बोलता है, इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर US डॉलर इन द फॉलोइंग मैनर्स। इट मीन्स नाउ US कमोडिटी हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिया, एज अ रिजल्ट इंडिया विल रिड्यूस इट्स इंपोर्ट फ्रॉम द US। देखिए
सर जहां पहले मुझे कोई सामान खरीदना होता था उसके लिए मैं 55 की पेमेंट करता था, लेकिन अब मुझे सेम सामान को खरीदने के लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ रही है, 66 रुपीज़ की पेमेंट करनी पड़ रही है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं अब 11 रुपीज़ मोर पे कर रहा हूं, 11 रुपीज़ मोर पेड टू परचेज / इंपोर्ट सेम यूनिट, है ना। मतलब क्या हुआ, मैंने सेम यूनिट को परचेज करने के लिए अब एक्स्ट्रा पेमेंट जो है वो करी है, और जब मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से मेरा जो यूएस का जो इंपोर्ट है ना, बेसिकली इंपोर्ट क्या हो गया हमारे, इंपोर्ट हमारे क्या हो गए, इंपोर्ट हमारे कॉस्टली हो गए। ओके, इंपोर्ट हमारे कॉस्टली हो गए। देखिए जब जैसे ही इंपोर्ट हमारे कॉस्टली होंगे तो हम अपनी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब हम अपनी डिमांड कम करेंगे तो डिमांड कम हो गई आपका, ठीक है। तो यही तो बोला था, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से डिमांड कम हो गई। इसको मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट करके दिखाता हूं, देखिए समझिए। ओके, इसको देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं इस चीज को हम। देखिए ओके, देखिए अगर हमारा एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, ओके, एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो है इंपोर्ट क्या हो जाएंगे वो, ओके इंपोर्ट नहीं, इससे पहले हम ये समझते हैं। देखिए एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, पेड मोर कर रहे हैं, तो इससे हमारे इंपोर्ट क्या हो गए, वो इंपोर्ट हमारे क्या हो गए, इंपोर्ट हमारे कॉस्टली हो गए। तो इंपोर्ट कॉस्टली होने की वजह से हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो यही होता है आपका रीजन डाउनवर्ड स्लोपिंग का। ओके चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा हमको। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके ओके, तो ये जो समझाया गया इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ओके, देखिए ये कर्व है हमारे सामने। अभी क्या बोला है इसने, ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प द फॉलोइंग डायग्राम। ओके, जहां पर डी इज आवर डिमांड कर्व, ओके, एंड शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फॉरेन एक्सचेंज। बिल्कुल देखिए ये क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव रिलेशन शो कर रहे हैं, प्राइस कम होने पे डिमांड इंक्रीज हो गई। ओके, तो जहां पर एक्सचेंज रेट राइज हुई, कहां से, क्यू आर से। अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ओके, देखिए क्यू आर टू Q1, ये हमारा R1 हो गया एंड दिस इज आवर Q1 और ये हो गया O। ओके, अब ये बोलता है जब हमारी एक्सचेंज रेट R2 हो जाएगी, देखिए दिस इज R2 एंड दिस इज Q2, तो ये बोलता है आपका विद द डिमांड फॉर द US डॉलर फॉल्स फ्रॉम Q1 टू Q2, हमने Q1 लिख दिया इसका नाम, ठीक है। तो जब राइज हुआ प्राइस, एक्सचेंज रेट राइज हुआ, तो जो डिमांड है वो क्या हो गई, हमारी कम हो गई है। इसकी वजह से क्या होगा, देखिए तो ये हमारी डिमांड क्या हो गई, वो कम हो गई। अब इसको एक और चीज से समझते हैं, बिकॉज फॉल इन डिमांड फॉर द US कमोडिटीज, FDI टूरिज्म डिमांड इन द US एक्सेट्रा। तो अब हम लोग भी क्या करेंगे, देखिए अगर हम बात करेंगे ना, बहुत सारी चीजें, एक तो इससे जब चीजें महंगी होगी ना, जब क्या होता है एक्सचेंज रेट आपका रेट बढ़ जाएगा, तो रेट बढ़ने के साथ साथ हमारे जो इम्पोर्ट्स तो हैं वो तो रिड्यूस होंगे ही होंगे, इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे हमारे, रिड्यूस हो जाएंगे। उसके अलावा जो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी हमारी, इन्वेस्टमेंट हो गया, FDI की बात करें अगर, है ना, FII की बात करें, तो ये सब भी क्या हो जाएगा हमारे लिए, कह सकते हैं इसमें हमको इंटरेस्ट है ना, ये हमारे लिए हो गया मोर एक्सपेंसिव, हो गया हमारे लिए मोर एक्सपेंसिव, तो ये भी हमारी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाती है। चलिए ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा इनवर्स रिलेशन बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड द डिमांड ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, देखिए जैसे हमने बात करी थी डिमांड की, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड का मतलब क्या हो गया कि हमको किन किन चीजों के लिए कह सके कि डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं सप्लाई की, तो सप्लाई क्या हो गई आपकी, सर सप्लाई को हम कह सकते हैं सोर्सेज कह सकते हैं सप्लाई को हम, यानी कि सोर्सेज का मतलब क्या हो गया, हमको किन किन तरीकों से और कहां से जो है वो, कहां से हमको डॉलर जो है वो मिल सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या बोला गया है, देखिए सेम चीज है आपका, एक्सपोर्ट हो गया आपका, फॉरेन टूरिस्ट हो गया जो इंडिया में घूमने के लिए आते हैं, वो अपने साथ पैसा लेके आते हैं, रेमिटेंस जो लोग बाहर रहते हैं
बाहर काम करते हैं, वो कमा के क्या करते हैं, इंडिया में पैसा भेजते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। एफडीआई के थ्रू बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे इंडिया में आती है, अपने साथ कैपिटल लेके आती है। उसके अलावा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो हमारे शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया जाता है। उसके अलावा डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, जो विदेशों में लोग काम करते हैं तो उनका जो अकाउंट होता है उसमें वो पैसा क्या बोलते हैं, वो डिपॉजिट कर रहे हैं इंडिया के अंदर में। तो वो भी एक तरीका होता है जिसके थ्रू इंडिया में जो डॉलर जो है वो रिसीव होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड, ओके देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखिए इसकी बात करें अगर, तो यहां पर इसने बोला है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द एक्सचेंज रेट। देखिए कहने का मतलब ये है, ओके अभी ये है हमारे पास में R1 एंड दिस इज Q1, एंड देखिए अब ये जब इंक्रीज हो जाएगा R1 पे तो R2 पे, तो ये हो जाएगा Q2 पे। तो देखिए ये कर्व हमने बना दिया, दिस इज अ पॉजिटिव रिलेशन। स्लोप कैसे है इसका, ये जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप है, जो कि क्या शो करता है, विच शोज अ पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन। कैसे, ओके सप्लाई कैसे बढ़ेगी, इस चीज को हम समझते हैं। देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, इसी सेम एग्जांपल को आपको मैं बोर्ड पे समझाता हूं। देखिए कैसे, अभी $1 इज इक्वल टू 55 रुपीज, ओके अभी ये डॉलर इंक्रीज होके कितने का हो गया, 66 रुपीज का हो गया, यानी कि 11 रुपीज क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा बढ़ गए हमारे, इंक्रीज हो गए हैं। अब हम अज्यूम करेंगे यूएस में कोई व्यक्ति बैठा है, ओके अज्यूम करो यूएस में कोई व्यक्ति बैठा है, वो या वो क्या कर रहा है, या तो वो चीज़ों को हमसे क्या बोल रहा है, या तो हमसे चीज़ों को इंपोर्ट कर रहा है हमारे से, ठीक है, वो इंडिया से इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, या तो इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, या फिर इंडिया में प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने की, ओके या इंडिया में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, ओके इन्वेस्टमेंट चाहे वो एफडीआई की फॉर्म में हो, चाहे वो एफआईआई की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्लान कर रहा है इंडिया में पैसा लगाने की। अब एक चीज सोच के देखिए, जहां उसने 55 रुपीज पहले लगाए थे वो $1 पे, लेकिन अभी सेम उसकी जेब से तो $1 ही गए ना। अभी भी देखिए अगर हम यूएस की बात करें, जो यूएस में व्यक्ति बैठा है उसकी अगर हम बात करें, तो अभी भी तो उसकी जेब से $1 ही जा रहा है ना, लेकिन अब उस $1 के बदले में उसको रिटर्न कितना मिल रहा है, सर रिटर्न मिल रहा है 66, यानी रुपीज 11 रुपीज उसको ज्यादा मिल रहे हैं, मोर रिटर्न है ना, उसको ज्यादा मिल रहा है। देखिए उसको ज्यादा मिल रहा है, अगर वो इंडिया से सामान खरीदेगा तो उसको सस्ता पड़ रहा है ना, जहां वो $1 खर्च करके 55 का सामान लेता था, लेकिन अब $1 का खर्च करके उसको 66 का सामान मिल रहा है, यानी कि उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, उसके लिए क्या हो गया सामान, अगर इन यूएस चीजें क्या हो गई सर, चीपर हो गई है ना, यूएस में क्या हो गया चीपर, इंडियन गुड्स क्या हो गए आपके, इंडियन गुड्स क्या हो गए यूएस में चीपर हो गए, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वो चेंज हो गया, इसकी वजह से यूएस में हमारा सामान सस्ता हो गया। जब यूएस में हमारा सामान सस्ता हो गया तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा है ना, वो ज्यादा क्या करेगा, वो ज्यादा इंपोर्ट करेगा, ज्यादा इंपोर्ट करेगा। जब वो ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो अल्टीमेटली इंडियाज एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जब हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे तो इससे देश में क्या आ जाएगा, देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। इससे हम कह सकते हैं हमारे पास इनफ्लो ऑफ फॉरेक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो यही दिखाता है आपका, देखिए एक्सचेंज रेट बढ़ने पर डिमांड की सप्लाई क्या हो गई, वो बढ़ गई हमारे यहाँ पर, ठीक है। इस पूरे डायग्राम में वही चीज जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सर जो अगर हम बात करें डिमांड का, तो डिमांड का कर्व नेगेटिव होता है, और ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ओके और सप्लाई की बात करें अगर, तो सप्लाई कर्व कैसा होता है आपका, पॉजिटिव होता है, यानी कि अपवर्ड स्लोप। चलिए ठीक है, सही, इसका रीजन भी हमने देख लिया दोनों का। चलिए अभी हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर में चलते हैं अपना। ओके अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए ओके चलिए सर, इसको तो हम समझ चुके, ये सारी पॉइंट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं इसको, हाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। ओके फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होता है मार्केट के अंदर, देखिए समझते हैं इसको। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइंड होता है ये देखिए। ओके हमने बात करी थी, देखिए दिस इज डिमांड कर्व डी, ओके एंड दिस इज अ सप्लाई कर्व, ओके
दिस इज अ सप्लाई कर्व। ओके, ये आपका पॉजिटिव स्लोप हो गया एंड दिस इज अ नेगेटिव स्लोप। ओके, अब इन दोनों का ये क्या बोलता है कि एक्सचेंज रेट कहां पर डिटरमाइंड होगा। सर देखिए, एक्सचेंज रेट कहां पर डिटरमाइंड होगा, जहां पर D1, ओके, और दिस इज आर सप्लाई कर्व। तो यहां पर ये जो पॉइंट दिख रहा है हमको, ये हमारा क्या हो जाएगा, E। E मतलब एक्सचेंज रेट, तो RE हो जाएगा यहाँ पर, और दिस इज आर QE। ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट। ओके, तो इस तरह से हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो देखिए इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए, ओके, एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड at the interaction of demand of and supply for foreign exchange। जहां पर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई कर्व आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेटल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं। ओके, सो देखिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, डिमांड फोर्सेस ये हम बात कर चुके हैं पूरी, एक बार इसको देख लेते हैं पॉइंट। ओके, देखिए डिमांड फोर्सेस, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज राइजेस। ओके, तो फ्रॉम डेबिट साइड्स बियर द इनवर्स रिलेशन हमने बात कर ली थी। ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव रिलेशन होता है। एंड जहां पर क्या कर सकते हैं आपका, ओके, पॉइंट E एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट ओवर एंड OQ इज इक्विलिब्रियम रिसीव्ड। ओके, तो यहाँ पर हमने वो सेम पॉइंट बोली है, जहां पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो सेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है एक्सचेंज रेट अदर देन OR। OR मतलब जो हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, उसके अलावा कोई भी और एक्सचेंज रेट आपका स्टेबल नहीं रहता है। ओके, कैसे नहीं रहता उसको हम समझते हैं। देखिए इसको हम समझते हैं, ये क्या बोलता है। यहां पर ये बोल रहा है, ओके देखिए, ओके देखिए, इसमें बोला गया है कि ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है, ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है ना, इसके अलावा अगर कोई भी एक्सचेंज रेट दूसरा होगा तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। ओके, जैसे इसको मैं दोनों को एक अलग अलग डायग्राम में से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, दिस इज आर इक्विलिब्रियम एंड ओके, लेट सपोज अभी एक्सचेंज रेट क्या है, वो अभी RE पे। ओके, और ये एक्सचेंज रेट हमारा R1 हो गया। तो यहां पर A एंड B दो पॉइंट है हमारे पास में। दिस इज आर सप्लाई कर्व एंड दिस इज आर डिमांड कर्व। अब समझिए, जो AB है, अगर हम बात करेंगे उसकी AB की, तो AB बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, AB जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, AB पे हमारी देखिए एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई है। ओके, एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई होने की वजह से जो हमारा जो रेट है वो क्या हो जाएगा, रेट हमारा कम हो जाएगा। रेट कम होने की वजह से देखिए, रेट कम होने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी एंड जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। देखिए इस कर्व में कैसे दिखाया गया है। ओके, तो देखिए यहां पर पॉइंट हो गया ये वाला। अब देखिए अगर हम बात करेंगे, यहां से मैं ऐसे लाइन नीचे ड्रॉ कर देता हूं, ये हो जाएगा Q1 QE और Q2। अब समझिए, देखिए जैसे ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, तो एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया, आपका एक्सचेंज रेट ORE से बढ़कर क्या हो गया, ओके, एक्सचेंज रेट हमारा सॉरी नीचे होगा ना, ये हमारा एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो OR1 से रिड्यूस होकर, देखिए OR1 से कम होकर OR इक्विलिब्रियम पे सेट हो गया। ओके, इसकी वजह से हमारी देखिए डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई। डिमांड कहां से इंक्रीज हुई, पहले हमारी डिमांड थी OQ1 से, अब बढ़कर डिमांड क्या हो गई हमारी, देखिए पहले हमारी डिमांड यहां पर थी, अब डिमांड बढ़ के हमारी कहां चलेगी, OQE पर आ गई। इसका मतलब देखिए यहां आपको दिख रहा है। सप्लाई क्या होगा सर, सप्लाई पहले हमारी यहां पर थी। ओके, कहां पर थी, OQ
2 पर थी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी तो सप्लाई अब क्या हो जाएगी, कम होके OQ 1 पे आ गई। तो इसका मतलब देखिए ये सारे आपके इक्विलिब्रियम को शो कर रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब एक्सेस सप्लाई होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका एडजस्ट हो जाता है। ओके, अगर हम दूसरी तरफ बात करें अपना, देखिए दूसरी तरफ बात करें आपका, देखिए देखिए यहां से हमने लाइन खींच दी। ओके, इसको हमने C एंड इसको हमने D नाम दे दिया। दिस इज आवर RE एंड दिस इज आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, समझिए अभी क्या हो गया, जो CD है बेसिकली, CD वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हो गया हमारा, देखिए डिमांड ज़्यादा है, ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो CD किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस डिमांड। ओके, हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो जब हमारी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वजह से होगा क्या, देखिए डिमांड ज़्यादा है, अगर हम बात करेंगे तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कैसे सेट होगा, रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। देखिए R2 लिखा है यहाँ पर हमने। ओके, तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, OR2 से बढ़कर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे सेट होगा। ओके, ORE पे सेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्या हो गया आपका, बढ़ गया। देखिए यहाँ पर कैसे दिखाया गया कर्व में, देखिए। ओके, अब जब एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इसके दोनों इफेक्ट पड़ेंगे। एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो इससे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, देखो रेट बढ़ा है इससे, तो इससे हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी और सप्लाई क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो सप्लाई देखिए, अगर हम इसकी पॉइंट ऐसे लाइन खींच देते हैं यहाँ से, तो दिस इज आवर Q1 एंड दिस इज आवर Q2। तो देखिए अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई क्या हो गया सर, सप्लाई आपकी देखिए, सप्लाई पहले OQ1 पे थी सप्लाई। ओके, इस वाले पॉइंट पे थी सप्लाई यहाँ पर, अब जब इंक्रीज हुआ है तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ से बढ़ के इधर पहुँच जाएगा, यानी कि OQE पे आ जाएगा। देखिए बिल्कुल। और अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड हमारा देखिए क्या हो रही है, डिमांड पहले हमारी यहाँ पर है। ओके, ये हमारी डिमांड है, यानी कि हमारी ओल्ड डिमांड क्या है, OQ2 है। अब ये घट के कहाँ हो जाएगी, पीछे आ जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, कम होके OQE पे हो जाएगी। तो देखिए तीनों में ही हम बात करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या हो गया, वो सेट हो गया। इसका मतलब इसमें क्या बोला था कि कोई भी पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम पे सेट हो जाते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं इक्विलिब्रियम मार्केट फोर्सेस में होता है, वो अपने आप कोई भी अगर डिसइक्विलिब्रियम है तो वो अपने आप क्या करेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ओके, चलिए आज हमने कर लिया, अभी देखते हैं यहां तक हमने कर लिया ये वाला पॉइंट, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, ये तो हम कर चुके हैं, चलिए ठीक है। ओके, ये हमारे आपके नेक्स्ट है आपका अच्छा चलिए ठीक है, एक काम करेंगे, ये हमारी वीडियो थोड़ी काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो ये जो हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लेंगे। ओके, चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। ओके, तो थोड़ा सा एक बार हम बात कर लें, मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता दूं यार। अभी हमारा ये क्या चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है ये लगभग अक्टूबर चल रहा है और हमारे जो बोर्ड्स के एग्जाम है फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं। तो ये समय है आपका पीक आवर्स है, ये आपके पीक टाइम है जिसमें आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम है ना आपके, ये बहुत मैटर करते हैं पूरी लाइफ के अंदर में। हमेशा 12th के एग्जाम जो है वो पूछे जाते हैं और वो 12th के मार्क्स हैं आपके पास हमेशा रहेंगे, है ना। तो अभी जो समय है आपका, इस पर पूरा समय आप अपने पढ़ाई पे दीजिए, और इस समय अगर आपने मेहनत कर ली तो आगे जाके ना आप जिंदगी में याद रखेंगे कि जो 12th के मार्क्स है हमारे कितने मैटर करते थे, और एक बार हमारे मार्क्स आ गए तो बहुत अच्छा रहता है। हमारी मार्क्सशीट में जब दिखते हैं ना 90-95% प्लस मार्क्स आए हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टर के रूप में काम करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारे 12th क्लास में जो है वो 90% आए थे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, तो बिना अपना समय गवाए अपने क्या कर लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, आगे चल के और भी हमारी वीडियोस आएगी, उसको भी देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कीजिए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस समय जो टाइम है हमारा, जल्दी से रिवीजन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर टेस्ट जितने ज़्यादा हो सके उतने आप दीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।